पेट्रोल के दाम तो आग की तरह बढ़ते जा रहे हैं। हम जैसे पे तो फर्क पड़ेगा ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं रैत राकेश टंडन। 5 दिन में चौथी बार बढ़ाए गए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर कटक तक हाहाकार मच गई। पेट्रोल 76 से 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल 76 से 85 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। 5 राज्यों को चुनाव क्या खत्म हुए, मानो तेल के दाम बेलगाम ही हो गए। उम्मीद तो थी कि चुनाव के बाद दाम बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे बढ़ेंगे ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। महज 5 दिन में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, वो भी 3 रुपए तक। सरकार से राहत की आस लगाने वाली जनता के लिए यह सब जोर का झटका जोर से साबित हो रहा है। बौखलाई जनता हाहाकार कर रही है। सरकार कुछ करिए वरना गर्मी जान निकाल ले। महंगी तेल बची खुची जान की भी हवा निकाल देगी। विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है और इसकी शुरुआत आज ही हो गई है। दिल्ली से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस सिलेंडरों के बढ़ते दामों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उधर सरकार की यह भी दलील है कि रूस और यूक्रेन की जंग के कारण तेल के दाम बेलगाम हो गए हैं। भारत 80% तेल आयात करता है। इस स्थिति में सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अब देश का सवाल यह है कि जब सरकार कुछ नहीं कर सकती तो फिर 4 नंबर से तेल के दाम क्यों स्थिर थे? क्या चुनावी कारण के चलते तेल पर सरकार ने काबू रखा था? जनता जानना चाहती है कि चुनाव निकला तो तेल का दाम क्यों बढ़ गया? महंगाई कैसे आएगी काबू में? रोजमर्रा की चीजों पर कितना असर पड़ेगा? क्या महंगाई की गर्मी निकालेगी जान? क्या स्थिति सरकार के नियंत्रण में नहीं है? क्या रूस और यूक्रेन जंग है असली कारण? सिलेंडर के दाम बढ़ाकर कैसे मिलेगी घरेलू महिलाओं को राहत? तेल के बेलगाम दाम पर कांग्रेस का क्या कहना है, पहले आपको सुनवाते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा प्रति लीटर प्रतिदिन बढ़ाए हैं। 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। कुछ चौंकाने वाले तथ्य इस देश के समक्ष रखना अब देश की भी मजबूरी हो गया है। पहला तथ्य, मई 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपया 20 पैसे लीटर थी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी मात्र 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर थी। पिछले 8 सालों में मोदी जी ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 531% बढ़ाई है और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 203% बढ़ाई है। इस मसले पर लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री की क्या दलील थी 2 दिन पहले, आपको सुनाते हैं। February 22, the price hike has been more than 37%, whereas our increase at the bunk has been only 5%. And let me also share with you that insofar as the LPG price, the Saudi CP is concerned, from April 20 to March 22, the price has gone up by 285%, and the increase in the last 6 months alone has been 37%. So I just want to place these facts before the honorable members and this august house so that they understand what the international situation today is. In spite of all that, the government is making every effort to make sure that the consumer at the point of consumption, आपने CNG की बात की, डोमेस्टिक कंज्यूमर की बात कर रहा हूं, CNG ट्रांसपोर्ट में भी लगता, ऑटो में भी और गाड़ियों में भी CNG की डिमांड आती है, कुछ इंडस्ट्री से भी। हमारी यही हमेशा कोशिश रहती है कि इसको ठीक तरह से बैलेंस प्रायोरिटाइजेशन करके सब कंज्यूमर्स के पास बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ
the material अच्छे अफोर्डेबल प्राइस। तीन चार चीजें हैं जिस पर हमारा फोकस रहेगा देश का सवाल में। पहला, जब तक चुनाव चल रहे थे तब तक तेल की कीमतें, एलपीजी, सीएनजी की कीमतें नहीं बढ़ी, पहला। दूसरा, क्या वाकई रूस और यूक्रेन के चलते ये स्थिति पैदा हो रही है? तीसरा, सरकार बार बार कहती है कि हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है रेट्स बढ़ाने में, क्या ऐसा कुछ करना चाहिए? क्या सरकार को कोई कदम ऐसा उठाना चाहिए कि कम से कम कुछ नियंत्रण कंपनीज पर हो? और आखिरी, स्टेट क्या कर सकती है पैसा घटाने के लिए? हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ अपराजिता सारंगी जी जुड़ रही हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है और लोकसभा में सांसद भी हैं। गुरदीप सप्पल जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। रीना गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से। और आकाश जिंदल है, वरिष्ठ अर्थशास्त्री। आप सबका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर और देश का सवाल में। शुरुआत, क्योंकि विपक्ष एक बड़ा, आप कह सकते हैं, धरना, विरोध प्रदर्शन देश भर में करने जा रहा है, तो सप्पल साहब, पहला मौका आपको। आप जो बात कह रहे हैं, अभी हमने वो जो फ्लोर ऑफ द हाउस पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा, उन्होंने तीन चार बहुत स्पेसिफिक चीज की। उन्होंने कहा कि भाई रूस और यूक्रेन के बीच में जो स्थिति है, पहला कारण वो है। दूसरा, 80% हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ग्लोबली जो रेट्स इंक्रीज हुए हैं, हमने सिर्फ 7 से 8% ही स्क्रीन रेट्स इंक्रीज होने दिए हैं। उनकी ये दलील थी और कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि और कम करें। सप्पल साहब, देखिए, आपने तीन बातें उठाई। रूस और यूक्रेन का जवाब खुद हरदीप पुरी साहब ने इसी सत्र में सदन के अंदर दिया कि भारत रूस से केवल 1% तेल आयात करता है। दूसरी बात, आपने बात करी कि रेट बढ़ गए हैं। यस, रेट बढ़ गए हैं। आज 108-9 डॉलर के आसपास भारतीय बास्केट हो रहा है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि यूपीए के आखिरी 3 साल में ये रेट 111 डॉलर, 160 डॉलर और 106 डॉलर सालाना एवरेज था। यही था। इनके टाइम पे कम होते होते 19 डॉलर तक आया और पिछले साल का एवरेज 44 डॉलर में भारत को मिल रहा था। यूपीए के आखिरी 3 साल में 100 से 105 से 110 डॉलर के बीच में एवरेज प्राइस था साल भर का, और इनके टाइम में 44। लेकिन यूपीए सस्ता कैसे दे रहा था? जब यूपीए की सरकार गई उस साल मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने जो टैक्स इकट्ठा किया था वो 1,06,000 करोड़ था और सब्सिडी थी 1,47,000 करोड़। इसलिए लोगों को सस्ता तेल मिल रहा था। मोदी जी के टाइम में इस साल टैक्स तो बढ़कर हो गया 1,06,000 से 4,19,000, 4 गुना हो गया टैक्स, और सब्सिडी 1,47,000 करोड़ से कम होके 0 पे आ गई। इसलिए ये सरकार क्या कर रही है कि इकोनॉमी में बहुत बुरी तरह फेल है, गति बन नहीं रही है पिछले कुछ सालों के फैसलों से। तो इनको 2 ही रास्ते मिले हुए हैं, टैक्स लेके लोगों से पैसा लिया जाए और सरकारी संपत्ति को बेचा जाए। इसलिए समस्या आ रही है। समस्या सिर्फ इसलिए नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट ज्यादा है। ठीक है सप्पल, टैक्सेस की बात क्योंकि आपने उठाई है, आ रहा हूं। आकाश जिंदल जी, आपके पास भी आऊंगा, 1 मिनट दीजिएगा। पहले अपराजिता जी के पास चलते हैं। अपराजिता जी, इश्यूज बहुत हैं। पहले हमने कोविड देखा, कोविड के दौरान सरकारी योजनाएं थी, राशन की योजनाएं थी, कोविड मैनेजमेंट का पैसा था, लोगों ने कहा साहब उस तरफ डाइवर्ट हो रहा है। वो स्थिति थोड़ी सी अब रिलैक्स हुई है, थोड़ी सी इकोनॉमी आप कह सकते हैं पटरी पर लौटी है। लेकिन आज जो ये युद्ध की स्थिति है, ग्लोबल मार्केट है, ये सरकार क्लेम कर रही है, लेकिन जनता पर ये बोझ है अपराजिता जी। और टैक्स को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई विपक्ष में, रणदीप जी ने ये बात कही कि 14 से लेकर अब तक 26 लाख करोड़ रुपए टैक्स वसूला गया है जनता से। सप्पल साहब, अगर गलत होगा तो फिगर्स आप सही कर दीजिएगा। अपराजिता जी, आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। जरा एको हो रहा है, एको को ठीक करें। मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा, एक बार इको है अपराजिता जी की आवाज में। अपराजिता, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तब तक ये इको की इशू जो है इसको भी सुलझाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक इंडिया न्यूज पर। आप कहीं मत जाइएगा, पूरा पैनल हमारे साथ रहेगा, हम समझेंगे कि आखिर ये वृद्धि क्यों हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। रूस के जवाब में फ्रांस ने भी परमाणु पनडुब्बी उतार दी है। अटलांटिक महासागर में फ्रांस की परमाणु पनडुब्बी सामने आई है। परमाणु बम से लैस 3 पनडुब्बियां उस समुद्र में उतारा गया।
तेल के बड़े दाम को लेकर अब देखते हैं पूरे देश में मौजूद हमारे संवाददाताओं की ग्राउंड से रिपोर्ट। डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मैं अभी मौजूद हूं जनपद पेट्रोल पंप पर और कल रात को 70 पैसे जो पेट्रोल है वो महंगा हो गया है और जिसके बाद दिल्ली में जो पेट्रोल का प्राइस है वो 1 लीटर 98 रुपये 61 पैसे ये दाम पहुंच गया है और जिसकी वजह से जाहिर है लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। 4 नवंबर के बाद से जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो दरअसल नहीं बढ़ाए गए थे और इसी दौरान जो कच्चे तेल की जो कीमत होती है उसमें $30 प्रति बैरल का उछाल आया था, जिसकी वजह से 19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था अलग अलग तेल कंपनियों को और इसकी वजह से अब भरपाई करने के लिए तेल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में तकरीबन 3 रुपए 30 पैसे दाम बढ़ चुके हैं। सरकार ने साफ किया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल है, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसकी वजह से तेल के जो दाम है वो अस्थिर हो गए हैं, जिसकी वजह से दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत के पास अपना पेट्रोल और डीजल नहीं है। तकरीबन 80% जो तेल है वो हम इंपोर्ट करते हैं, इसलिए हम पूरी तरीके से निर्भर हैं दूसरे देशों पर पेट्रोल डीजल के लिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। मैं आपको आज ताजा रेट दिखाता हूं। 86 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल में और 60 पैसे लीटर की बढ़ोतरी डीजल में हुई है। कल तक जो पेट्रोल के रेट 109 रुपए लीटर थे, आज 1 रुपए जो है 110 रुपए 72 पैसे पेट्रोल और 94 रुपए 16 पैसे डीजल के दाम पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 11 दिनों की बात करें, 5वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जिससे लोग खासे नाराज हैं। सर आप बताएं, लंबे वक्त से गाड़ी आप चला रहे हैं, आपके जमाने में आपने शुरुआत की काफी सस्ता था पेट्रोल, लेकिन हमने देखा कि अब फिर से चुनाव के बाद एक बार दाम बढ़ने लगे हैं। अरे चुनाव तो कहीं हुआ है, लेकिन पेट्रोल तो यहाँ जब बढ़ रहा है ना, यहाँ तो चुनाव नहीं हुआ। चुनाव एक स्टेट में हुआ है और मध्य प्रदेश पूरे देश में चुनाव का असर थोड़ी पड़ना चाहिए। ये पूरे देश में बढ़ा रहे हैं। ये तो सिर्फ एक फंडा बना लिए हैं कि चुनाव कहीं भी हो रेट बढ़ा देंगे। 5 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी का दौर जारी है। बीते 4 दिन की अगर बात करें, बीते 4 दिन में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। पेट्रोल आज 87 पैसे और डीजल 80 पैसे महंगा हो गया है। हमने देश भर में अलग अलग कोनों से आपको रिपोर्ट्स दिखाई, कैसे लोग जनता परेशान है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है और सपा साहब ने कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। अपराजिता जी, क्या अब आपको आवाज लाउड एंड क्लियर मिल रही है? मैम बिल्कुल आवाज सही आ रही है। ठीक है, तो मैम जनता की भी यही डिमांड नमस्कार। है। हाँ नमस्कार। जनता भी बहुत चिल्ला रही है, कह रही है कि ये जो रेट्स हैं एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, ये क्यों बढ़ रहे हैं? जब तक चुनाव था नहीं बढ़े, आज क्यों बढ़ रहे हैं? बधाई देती हूं विपक्ष को। पहली बार कोई हथियार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फेंकने को मिला, लेकिन मैं निश्चित तौर पर जनता के समक्ष और विपक्षी दलों के कर्मियों के समक्ष रखना चाहूंगी। इस बात को हम सबको, मुझे लगता है हम सब इस बात से अवगत है, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को समझने की जरूरत है। मैं भारत की जनता से गुजारिश करूंगी, अनुरोध करूंगी कि इस बात को समझें। और प्रधानमंत्री जी ने कुछ वक्त पहले जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव रखा था, तो उस दिन कहा था, मैं लोकसभा में मौजूद थी, कि हम सब की सर्वोच्च प्राथमिकता है वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण। मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार इस दिशा में कार्यरत है। कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल मची हुई है। रशिया यूक्रेन में जो युद्ध हुआ, इसकी वजह से मिनरल ऑयल का प्राइस बढ़ा हुआ है, कीमत बढ़ी हुई है। बेसिक मेटल, केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और अन्य फूड आर्टिकल्स, मैंने जितने भी नाम लिए, इन सब वस्तुओं के सामग्रियों की कीमत बढ़ी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल है। तो समझने की बात है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसी स्थिति रहेगी तो निश्चित तौर पर इसका
इम्पैक्ट, इसका प्रभाव, इसका प्रतिकूल प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा, हमारे बाजार पर ही पड़ेगा और हमारी वस्तुओं की, सामग्री की कीमत पर भी पड़ेगा। और आप सब जानते हैं, इसे कहा भी गया, आपके चैनल में भी कहा गया, 80% पेट्रोलियम हम आयात करते हैं, तो इसकी वजह से हम दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं। और मुझे लगता है कि इस बात को, कीमत बढ़ने की बात को, निर्वाचन का बंद होना और कीमत का बढ़ना, इस दोनों में किसी भी तरह का सामंजस्य नहीं है, किसी भी तरह का लिंकेज नहीं है। और इन दोनों बातों को जोड़ना कि इलेक्शन के बाद, निर्वाचन फलाफल के निकलने के बाद ऐसा हुआ, मुझे लगता है बिल्कुल आधारहीन है, भित्तिहीन है। ठीक है मैम, आऊंगा आपके पास। एक्साइज टैक्स जो वसूले गए उस पर भी बात करूंगा, स्टेट टैक्सेस पर भी आपसे बात करूंगा। एक बार जिंदल साहब के पास चलते हैं। जिंदल साहब, अपराजिता ये कह रही है कि जो ये चुनाव है और पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है, चुनाव अलग है। विपक्ष कह रहा है जब तक चुनाव था रेट्स बराबर चल रहे थे, नहीं बढ़ रहे थे, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, शपथ खत्म हुई, रेट्स बढ़ गए। क्या कोई सामंजस्य है आपके हिसाब से? जी, मेरे को तो इस समय बहुत तकलीफ है। सबसे पहले बीजेपी, बहुत इज्जत करता हूं उस पार्टी की, प्रधानमंत्री मोदी साहब को आज तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मानता हूं। फिर कांग्रेस से भी इश्यूज हैं। सबसे पहली बात, बीजेपी से जो मेरी बहन बैठी हुई हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, कितने बार एक्साइज बढ़ाई गई है? उनको ध्यान है? बार बार उनकी पार्टी ने एक्साइज बढ़ाई है। इंटरनेशनल मार्केट के क्रूड ऑयल प्राइसेस एक चीज है, उसके ऊपर तो आप जानते हैं मैं घंटों और दिनों तक बोल सकता हूं, बट बात यह है कि जो हाई सेंट्रल एक्साइज चार्ज किया जा रहा है, आज रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ी हुई है। एज ऑफ नाउ, एज वी आर टॉकिंग, $115 पर बैरल है। बट ऐसे में क्या सेंट्रल एक्साइज कम नहीं होना चाहिए था आम आदमी को रिलीफ देने के लिए? तो बीजेपी से पूरी रिस्पेक्टफुली मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, दूसरी तरफ मेरे बहुत अच्छे मित्र सप्पल साहब बैठे हुए हैं। सितंबर 2021, दोनों पार्टियों को याद होना चाहिए। इसमें ऐड ऑन कर देता हूं आकाश जी, जो आपने बात कही है, जो एक वो है एक्सचेकर के ऊपर, वो 2021-22 में लगभग अभी तक में 2 लाख करोड़ रुपए की बात हुई है, जो कि 1,72,000 करोड़ था 2014-15 में, जो मेरे पास आंकड़े। कंटिन्यू करिए आकाश जी। अब मैं लेके जाना चाहूंगा दोनों पार्टियों को 2021 में। बार बार कहा जा रहा था उससे 2 साल पहले कि जी पेट्रोल और डीजल को हम जीएसटी में लाएंगे, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है ये जीएसटी में आ जाता तो बहुत सस्ता होता, क्योंकि जीएसटी में हाईएस्ट स्लैब है 28% टैक्सेस की, यानी टैक्सेस कम होते। सितंबर 2021 में मौका था इसको जीएसटी में लाने का। अब जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन कौन थे? सेंट्रल गवर्नमेंट जहां बीजेपी है, स्टेट गवर्नमेंट जहां बीजेपी भी है, जहां कांग्रेस उस समय पंजाब में भी रूल कर रही थी, जहां रीजनल पार्टीज भी हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए ना लाया जाए, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ। सांस रोक के मेरे जैसे लोग, आकाश जिंदल जैसे लोग वेट करते रहे, लेकिन शाम को नतीजा क्या निकला कि जीएसटी काउंसिल में इसे नहीं लाया गया। तो मैं तो दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं, आप लोग बात करते हैं आम आदमी को रिलीफ देने की, जब जीएसटी काउंसिल में लाया, ठीक है आकाश जी, पॉइंट आपका क्लियर है कि पॉलिटिकल पार्टीज, और ठीक है, मुझे भी याद है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, चाहे वो कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर हो स्टेट के या बीजेपी के हो मुख्यमंत्री, उन्होंने डिनाई किया और कहा था हम नहीं चाहते। ठीक है, एक बार रीना गुप्ता जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। आज तो बजट भी आया मैम, लेकिन एक सवाल ये भी है कि चलिए सेंटर ये भी कहता है कि भाई स्टेट टैक्सेस जो हैं, अगर आप उसको भी थोड़ा कम कर दीजिए तो जनता को थोड़ी राहत मिल जाए, वो क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, 2 बड़े मुद्दे हैं इस समय देश के सामने। एक मुद्दा है महंगाई का, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का। दोनों मुद्दों पे मोदी सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है। अब महंगाई के मुद्दे को देख लीजिए, सरकार की नीयत होनी चाहिए। इतने भारी बहुमत से देश ने आपको चुना है, उसके बाद आपकी ये दलीलें हमें नहीं चाहिए कि फलाना वहां पे दाम बढ़ गए, वहां पे वॉर हो गया। आप अपने टैक्सेस को मैनेज करिए। आम आदमी, आम औरत ये चाहती है कि हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, ये सब जो है ये हमें एक सही दाम पे मिलनी चाहिए। और तो और आज इन्होंने जो दवाइयां हैं, दवाइयों पे 10% की प्राइस की जो इंक्रीज है वो इन्होंने आज अप्रूव करा है। तो अब आप देखिए 1 तारीख से दवाइयां भी महंगी हो जाएंगी। मोदी सरकार का मॉडल ये है कि कुछ चुनिंदा लोग
सरकार के दोस्त जो हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और बाकी पूरा देश गरीब होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अपराजिता जी, मुझे लगता है आपको ही रिप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी, रीना जी सीधा आरोप आप पर लगा रही है, और मेडिसिन वाला भी एक इश्यू है, 10% 1 तारीख से बढ़ जाएगा। ठीक है, रीना जी जवाब ले लेते हैं। अपराजिता जी, नहीं, एक मिनट कंप्लीट तो करने दीजिए ना। मैम जरा जवाब ले लें। आप 3-4 पॉइंट्स एक बार में बोल देंगी तो एक आध पॉइंट मिस हो जाएगा। आपने 2 बड़े पॉइंट्स बोले हैं, उनका पहले जवाब ले लेते हैं। अपराजिता जी, देखिए, तथ्य और तर्क के साथ बातचीत करें। देखिए, ऐसा है कि तथ्य और तर्क के साथ बातचीत करें, समीक्षा करके बातचीत करें, अंतरराष्ट्रीय स्थिति को देखकर बातचीत करें, समझदारी के साथ बातचीत करें। 2014 से 2020 तक हमारा इन्फ्लेशन रेट 5% से कम था, और जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था उस समय भी प्रधानमंत्री जी की सरकार ने हमारी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने का भरपूर प्रयास किया, और इस बात से हम सब वाकिफ हैं। अभी स्थिति कुछ असामान्य है। रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और हम 80% पेट्रोलियम बाहर से लाते हैं, नेचुरल गैस बाहर से लाते हैं। इसे समझने की बात है। सिर्फ बेसिक मेटल और केमिकल प्रोडक्ट्स भी बाहर से आते हैं। और दूसरी बात है कि अगर इनकी कीमत अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती है तो हमारे यहाँ भी इसकी स्थिति अलग हो जाती है। एक बार जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी को भी लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आप सब, मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। अपराजिता जी, सिर्फ 30 सेकंड के लिए एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी पर आपका पक्ष समझेंगे और सप्पल जी के पास भी जाएंगे। सिर्फ 30 सेकंड आप लोगों के मन में ये ख्याल है, और पॉलिटिकल सवाल है ये, और दोनों ही दल हैं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी, सप्पल साहब भी हैं, आप भी हैं। जीएसटी के एम्बिट में लाने को लेकर बार बार चर्चा हुई, इतनी सारी मीटिंग्स हुई, दिल्ली में विज्ञान भवन से लेकर लखनऊ तक मीटिंग हुई, लेकिन इस पर आम सहमति क्यों नहीं बन पाई? देखिए, जहां तक जीएसटी का सवाल है, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा पदक्षेप है, और जीएसटी में अद्भुत कलेक्शन हो रहा है, और मुझे लगता है बहुत सहूलियत है। राज्य हो, केंद्र सरकार हो, कलेक्शन ऑफ टैक्स में बहुत सहूलियत है, और विभिन्न वर्गों के लोगों ने इसका स्वागत किया है, इसकी प्रक्रिया का स्वागत किया है, जीएसटी कलेक्शन की प्रक्रिया का स्वागत किया है। और मुझे लगता है कि हम सबको ध्यान में रखना होगा कि हमें अपने देश की आमदनी को बढ़ाना है, मजबूत करना है, कहीं रास्ते में पिलफरेज ना हो, चोरी ना हो, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में एक तरह का तालमेल हो, ऐसी प्रक्रिया हो कि अधिकतम टैक्स ठीक ढंग से हमारे पास पहुंचे। तो देखिए, जीएसटी तो एक बहुत ही अच्छा मेरा पदक्षेप सवाल है, ये इसमें है, तो कुछ चाहे कहने की वो दो राय नहीं है, कुछ कांग्रेस कहने की पार्टी बात नहीं हो है। या आम आदमी पार्टी हो, जो एक एम्बिट था, हमने देखा बीजेपी शासित राज्यों के भी जो मुख्यमंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया, कहा साहब ये हम नहीं मानेंगे। तो क्या एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आप इसको एम्बिट में ले आइए जीएसटी के, कम से कम जनता को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी? देखिए, ऐसा है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। अगर विपक्षी दल समझना नहीं चाहेगा तो उन्हें कोई नहीं समझा सकता है, ये उनका एजेंडा है। रही बात बीजेपी नेताओं की, बीजेपी शासित राज्यों की, तो मैं कह दूं कि हमारे बीच मतांतर हो सकता है, मनांतर नहीं होता है। और जब मतांतर होता है तो हम उनको बात समझाते हैं, और इसी वजह से 4 राज्यों में विपुल जन समर्थन मिला और हमारी सरकार बनी। अगर हमारी नीतियों में खामी होती तो हो सकता है इन 4 राज्यों में जो अहम राज्य हैं हमारी सरकार नहीं बनती। तो हम स्कोरबोर्ड देखकर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को सिर्फ 30 सेकंड में सप्पल साहब के पास जाना है, क्योंकि राजनीतिक बात आपने उठाई है, रिपोर्ट कार्ड वाली बात उठाई है। अपराजिता जी, सिर्फ 30 सेकंड में क्या ये माना जाए, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी को लेकर विपक्ष बिल्कुल हल्ला बोले हुआ था, तो जो आपने रिपोर्ट कार्ड वाली बात अभी की, क्या इसको नॉन इशू हम लोग मान लें कि ये इशू नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं कहती हूं बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, हम जनता के साथ खड़े हैं, और जिस कारण से अगर जनता को तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को तकलीफ होती है, हम सबको जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं तकलीफ होती है। हम जानते हैं कि हमारा बेरोजगारी दर अभी बढ़ा हुआ है, 8.10% है।
ये कांग्रेस के प्रवक्ता साहब क्या बोलेंगे मैं बोल देती हूं, ये ऑल टाइम हाई है। मैं मानती हूं कि कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन हालात को समझने होंगे। और अभी देखिए संयम की जरूरत है। कुछ समय की बात है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई मुझे लगता है अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल मची हुई है यह शांत हो जाएगी, मुझे लगता है कि हमारी कीमत, वस्तुओं की कीमत घट जाएगी। ठीक है, एक बार सप्पल जी आपके पास आऊंगा, रीना जी तुरंत इसके बाद। जीएसटी वाले मुद्दे पर कांग्रेस के भी जो फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे थे वो भी राजी नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, अपराजिता जी ने पॉलिटिकल बात कही। उन्होंने कहा साहब एक बार रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, हालांकि मान रही है बेरोजगारी दर की, महंगाई की एक इशू है, लेकिन वो कह रही है कि एक बार रिपोर्ट कार्ड भी आप देख लीजिए कि रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है, जनता किसके पक्ष में है। सप्पल साहब देखिए, सबसे पहले जीएसटी के सवाल पे आपने पूछा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अगस्त का रेजोल्यूशन है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाई, और जीएसटी काउंसिल का जो गठन है उसमें 3/4 बहुमत चाहिए पास करने के लिए, जो बीजेपी के पास खुद ही है अपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अगर वो चाहें तो उसको किसी सरकार की, विपक्ष की जरूरत नहीं है, वो खुद कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। और कांग्रेस पार्टी ने जो जीएसटी काउंसिल में कहा वो ये नहीं कहा, हमारी पोजीशन और मांग स्पष्ट है कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल प्रोडक्ट्स को लाइए, लेकिन सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कर रही है उस पे इशू है। 4 साल पहले जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, वो 2,27,000 करोड़ था। पिछले साल वो कम होकर 1,33,000 पे आ गया। आपने जो राज्यों को मिलने वाला टैक्स है वो लगभग आधा कर दिया। तो ये बताइए कि राज्य सरकारें काम कैसे करेंगी? और ये शिकायत केवल कांग्रेस की नहीं है, ये खुद बीजेपी के अपने मुख्यमंत्रियों की भी है। और ये सवाल मेरा बार बार पूछना है कि जिम्मेदारी किसकी है? देश में आर्थिक प्लानिंग किसकी जिम्मेदारी है? अगर दुनिया में पेट्रोल का रेट बढ़ा है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदारी, उसको लोगों को रिलीफ देने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या वो सरकार की नहीं है? आपको तो सरकार ने बहुत ज्यादा, लोगों ने आपको मत दिया है, आपकी सरकारें बनी है भारी बहुमत से, तो उसका बदला क्या लोगों के ऊपर टैक्स लादकर आप करेंगे कि रोज के रोज बढ़ाएंगे? सवाल ये है कि इस सरकार के पास रास्ते नहीं बचे, क्योंकि ग्रोथ नहीं है, इनको इकोनॉमी संभालनी नहीं आती है, इनको केवल एक काम आता है, लगान वसूल लो। लोगों से लगान वसूल रहे हैं और अपना संपत्ति बेच रहे हैं। ये प्रॉब्लम है इस देश के अंदर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वहां पे रेट बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम ये कि आपसे इकोनॉमी संभल नहीं रही है। अपराजिता जी, रीना जी के पास जाना है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी वाला सवाल उन्होंने दिया है, कहा साहब आप संभाल नहीं पा रही, विदेश में क्या हो रहा है, वर्ल्ड ग्लोबली क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, देश में इकोनॉमी जो संभालने वाला काम है वो आप नहीं कर पा रही। अपराजिता जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा इस पे। आ रहा हूं आकाश जी, आ रहा हूं, एक बार जवाब ले लें अपराजिता जी से, सीधा आरोप लगाया है। जन कल्याण केंद्रित कार्यक्रमों के विषय में मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जानते हैं। हम जनता के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के विषय में आप जानते हैं, 80 करोड़ लोगों को 2 साल हमने हर महीने 5 किलो अनाज दिए हैं। इसे आप मना नहीं कर सकते हैं। हमने करीबन 8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शंस दिए, उज्ज्वला के अंतर्गत हमें उन्हें दिया। और हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, हर लोगों को, हर व्यक्ति को, हर महिला को हम लोगों ने बैंक के साथ जोड़ने की कोशिश की। और मैं ये सब इसलिए कह रही हूं। और घर का जहां तक सवाल है, करीबन 1.5 करोड़ घर हम लोगों ने तैयार किए हैं और अभी फिर 1.5 करोड़ होने जा रहा है। मैं ये कहना 150 करोड़, मुझे ये मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूं कि देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का सवाल है, हम लोगों के साथ खड़े हैं और पारदर्शिता के साथ सरकार चला रहे हैं। हमारी कठिनाइयों को जनता समझती है, लेकिन विपक्ष नहीं समझता है। जनता समझती है और इसीलिए जनता चारों राज्यों में हमारे साथ खड़ी मिली। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा है कि आपका जो कनेक्ट है वो जनता से बिल्कुल डायरेक्ट है। जो दिक्कतें सरकार के सामने है वो जनता समझ रही है, इसीलिए जनता वोट दे रही है आपको। ठीक है रीना जी, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, वो कह रही है कि साहब दिक्कत है, हम खुद मान रहे हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ा हुआ है, हम जानते हैं विदेश में, यूक्रेन में, रूस में जो जंग छिड़ी है उसके कारण कीमतें बढ़ रही हैं। और वो ये भी कह रही है कि साहब दिक्कत है, मानते हैं, सुलझाएंगे, और जनता इस बात को समझती है, तभी रिपोर्ट कार्ड ओके है बीजेपी का। रीना जी,
देखिए, ये सब कहना कि हम जनता के साथ खड़े हैं, ये सब सुन सुन के अब जनता परेशान हो चुकी है। क्योंकि आप देखिए, पिछले 7 सालों में एक इंटरनेशनल एक सर्वे होता है सर, कि उसमें ना देश में लोग कितने खुश हैं, इसको मापा जाता है। हाँ। भारत उसमें नीचे से 11वें स्तर पे आया है। हैप्पी इंडेक्स की बात कर रही हैं आप रीना जी। तो आपने जो नीतियां बनाई हैं पिछले 7 सालों में, उसका ये रिजल्ट है कि पूरा देश जो है दुखी है इस समय। वो बात अलग है कि विपक्ष, वो हम अपनी इस बात को हम अपना फेलियर मांगते हैं कि हम लोग जो महंगाई का मुद्दा था उसका नैरेटिव नहीं बना पाए और जनता ने वोट दिया, लेकिन सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। दूसरी बात, आप देखिए, एक और सर्वे होता है जिसमें अमीर और गरीब के बीच का फासला नापा जाता है, वो भी पिछले 7 सालों में सबसे बड़ा है। उसका ये रिजल्ट है कि आप देखिए, जो अडानी जी और अंबानी जी हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। एक देखिए, अभी जो इन्होंने डीजल के जो दाम बढ़ाए हैं, रेलवे सबसे बड़ा कंज्यूमर है डीजल का, रेलवे का सबसे बड़ा सप्लायर अंबानी जी हैं। तो इससे सीधे सीधे फिर से अंबानी जी का आप मुनाफा कर रहे हैं। तो आपकी सारी नीतियां ऐसी हैं कि जो अमीर है वो तो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। अब आपको चाहिए कि आप अपना बजट सही से मैनेज करें, जनता को राहत दें। ये जो फ्यूल पे जो टैक्स होता है सर, ये इसको बोलते हैं लेजी टैक्सेशन। सबसे लेजी तरीका है सरकार का जनता से लगान निकालने का। सरकार के पास हजारों तरीके होते हैं टैक्स उगाने के। आप अपना कोई इनोवेटिव तरीका ऐसा निकालिए कि जो अमीर है आप उनको टैक्स करिए, जो गरीब आदमी है उसके ऊपर तो बेरोजगारी की इतनी मार है, उसके ऊपर से आप महंगाई की इतनी मार डाल रहे हैं। मैं इसका जवाब अपराजिता जी से लूंगा। हैप्पी इंडेक्स वाला सवाल आपने उठाया है, जो गरीबी रेखा से लोग नीचे हैं वो नीचे होते जा रहे हैं, जो एक रेखा के ऊपर है अमीर होते जा रहे हैं। ठीक है, आ रहा हूं सब साहब। एक बार आकाश जी को जोड़ते हैं। आकाश जी, देखिए, ये फिनोमिना बहुत सालों से चल रहा है। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं जो अपराजिता जी कह रही हैं कि वो जनता को समझाने में सफल है कि हाँ, हम दिक्कत में, हमारी मदद कर दीजिए। जनता बात मान रही है और रीना जी भी इस बात को मान रही है। मुझे लगता है सप्पल जी भी इस बात को मानेंगे कि विपक्ष महंगाई के खिलाफ जो एक नैरेटिव बनाना चाहिए था वो नहीं बना पाया और जनता का विश्वास नहीं है विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर भी। लेकिन सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो कीमतें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए? क्योंकि आप देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, दूध, सब्जी, फल, घर में यूज होने वाले ऑयल, सबकी कीमतें बढ़ जाती हैं। मतलब वो पूरा बजट खराब हो जाता है। जिंदल साहब, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, सेंट्रल एक्साइज कम करे। ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स, जैसे बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, रीजनल पार्टीज भी है, टैक्स कम करें। हाँ। अगर टैक्स कम कर दिए जाते हैं तो इमीडिएटली प्राइसेस डाउन आ जाएंगी। आज की ये रिक्वायरमेंट है। मैं तो हाथ जोड़ के सभी पार्टियों से रिक्वेस्ट करूंगा, ग्लोबल मार्केट में तो क्रूड ऑयल प्राइसेस और बढ़ेंगी और मार्केट लिंक्ड है हम। दूसरी बात जो बात की जा रही है इकोनॉमी की सक्सेस की, वहां एज अ न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का मानना है इकोनॉमी हमारी सही चल रही है। डेटा आपके सामने है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम बड़ी इकोनॉमीज में से। 9% के आसपास की जीडीपी ग्रोथ हमारी इस बार एक्सपेक्ट की जा रही है। कोविड के बावजूद नेक्स्ट ईयर 8 से 8.5%। तो मैं नहीं मानता कि इकोनॉमी में सक्सेस नहीं है। इकोनॉमी में वी आर अ हाईली सक्सेसफुल इकोनॉमी। इंग्लैंड और फ्रांस से बड़ी इकोनॉमी हमारी हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। बट टैक्सेस में रिलीफ मिलना चाहिए, वो भी खासकर उस समय में जब आम आदमी के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसकी कमाई कम हुई है। बात की जाती है सरकारों के डेफिसिट की। 10 सेकंड और, मानता हूं सरकार का डेफिसिट ज्यादा है, यानी सरकार की कमाई और खर्चे के बीच में गैप ज्यादा है, लेकिन आम आदमी के डेफिसिट का क्या? उसकी कमाई कम हो गई है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा ये मानना है आम आदमी के डेफिसिट को प्रेफरेंस दीजिए, सरकार का डेफिसिट बाद में मैनेज हो जाएगा। एज एन इकोनॉमिस्ट पूरी जिम्मेवारी से ये बात कर। ठीक है, अच्छा सुझाव है। मुझे लगता है कि अपराजिता जी ने बहुत गंभीरता से इसको सुना होगा। एक बार सप्पल साहब आपके पास आते हैं। महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत होगी, लेकिन आप देखिए, जो सहजता से अपराजिता जी ने कहा कि हम तो मान रहे हैं, जो आंकड़े हैं वो भी मान रहे हैं, और कहा विपक्ष ने इस बार सबसे पहली बार ऐसा होगा कि एक अच्छा हथियार बीजेपी के खिलाफ लिया है। लेकिन अपराजिता जी ने इंपॉर्टेंट लाइन जो कहा कि साहब रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, आपका कनेक्ट है नहीं। जनता जानती है कि साहब हम दिक्कत में, हमारी मदद कर देती और समझती है कि हाँ दिक्कत है, ग्लोबली है। विपक्ष नहीं नैरेटिव बना पा रहा है महंगाई को लेकर। देखिए, इश्यू ये नहीं है कि जनता से कनेक्ट है नहीं है।
आप भी जानते हैं, अपराजिता जी भी जानती हैं कि बीजेपी चुनाव नफरत फैला के जीतती है, ना कि अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जीतती आई है। नफरत जितनी फैलाई है, ये बात है, उसका हम मुकाबला नहीं कर पाए। हम ऐसा नहीं कि जनता त्राही त्राही नहीं कर रही है, बेरोजगारी टॉप पे है, महंगाई टॉप पर है, इन्फ्लेशन टॉप पर है और जनता परेशान है, लेकिन चुनाव किसी और मुद्दे पर हुए। सवाल यह है कि बीजेपी की नीति क्या चल रही है। अपराजिता जी ने बोला 80% पेट्रोल हमारा आता है बाहर से, आता है, पर अपराजिता जी ये बताएंगी कि जो देश के अंदर हमारा अपना क्रूड ऑयल था, भारत का अपना, वो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 23% कंट्रीब्यूशन था हमारा, इन्होंने उसको कम करके 15% के लिए आए। हमारा जो लोकल तेल का प्रोडक्शन है 53 लाख मिलियन टन कम हो गया है। क्यों कम किया आपने? आप तो आत्मनिर्भर की बात करते थे, और मैं बताता हूं क्यों कम किया। अब इन्होंने अगस्त में पेट्रोलियम मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि अब हम वापस वहीं ले जाएंगे, 1/3 बढ़ाएंगे, यानी 2014 के स्तर पर ले जाएंगे। शर्त क्या लगाई? ओएनजीसी को 7 शर्तें दे दी। जो हमारा सबसे बड़ा पीएसयू है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जिसके दम पे चलती है, उसको बोला कि आप अपने ऑयल वेल बेच दीजिए, आप ड्रिलिंग किसी और को दे दीजिए, आप ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेटाइज कर दीजिए, आप विदेशी कंपनियों को हमारे केजी बेसन दे दीजिए। तो इन्होंने पूरा जो खेल किया 8 साल में, वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को कमजोर केवल इसलिए किया कि ओएनजीसी को प्राइवेट पूंजीपति ले ले, और इसका खामियाजा देश की जनता भुगतती है। इस पे तो ये बोलेंगे नहीं। बताइए कि आज हमने 53 लाख मिलियन टन भारत के क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कम क्यों हुआ आपके राज में? अगर वो कम नहीं हुआ होता तो आज कुछ तो राहत आपको मिल रही होती, लेकिन आप इस पे नहीं बोलेंगे। आप केवल जनता के साथ कनेक्ट जैसी बातें बोलेंगे, जनता को पेनलाइज करेंगे और असली मुद्दों को छुपाकर बड़े बड़े पूंजीपतियों को भारत की संपत्ति ट्रांसफर करेंगे। प्रॉब्लम वहां पे है, और ये नहीं कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है। अगर इकोनॉमी अच्छी चलने का मतलब ये नहीं होता है कि 53 जो बिलियनियर हैं उनकी संपत्ति बड़े देश में, इकोनॉमी अच्छी तब चलती है जब देश के आम आदमी की आमदनी बढ़े और उस आमदनी से आप टैक्स ले। ये नहीं कि लोगों की आमदनी कम हो रही है और आप उससे टैक्स ज्यादा वसूल रहे हैं और गर्व करते हैं कि हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया। आपकी आमदनी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है और बड़ी महंगाई टैक्स लेते हैं। ये 3-4 आरोप अपराजिता जी सप्पल साहब ने बैक टू बैक दिए, जिसमें ये भी कहा है कि साहब जो राजनीति बीजेपी करती है उससे ये इशू महंगाई का, बेरोजगारी का छोटा हो जाता है, इसीलिए आप चुनाव जीत जाती हैं। अपराजिता जी, ओएनजीसी वाले पर सवाल पे पूछिए। बिल्कुल, ओएनजीसी पे भी आ रहे हैं। पहले पॉलिटिकल एक सवाल ले लें। आपने कहा कि नॉन इशू पॉलिटिकल बीजेपी की पॉलिटिक्स मैं कांग्रेस को सलाह दूंगी। सलाह नहीं, ओएनजीसी पे जवाब अपराजिता जी। मैं कांग्रेस को नसीहत तो नहीं दूंगी, कांग्रेस को नसीहत तो नहीं दूंगी, सलाह भी नहीं दूंगी, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश करूंगी कि अपनी नैरेटिव को सही रखें। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति और नीयत पर प्रश्न चिन्ह न लगाएं। अगर लगाएंगे तो जनता में अत्यंत, मैं कहूंगी कि आपकी जो लोकप्रियता है उसमें ह्रास आ जाएगा, ओवर ह्रास आ जाएगा। जो स्थिति है उससे भी आप कम हो जाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हम मानते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, मानते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है अभी, लेकिन हम कोरोना से जूझ रहे थे, हम अपनी इकोनॉमी को, हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हैं। और इन्होंने अभी कहा कि हम आयात क्यों करते हैं, अब इसका क्या जवाब दिया जाए? हमने कहा हम 80% पेट्रोलियम आयात करते हैं, नेचुरल गैस आयात करते हैं। इन्होंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, मैंने ये नहीं बोला। ऐसा है कि हम 100% लोगों को राहत देने की बात करते हैं। इन्होंने कहा कुछ तो राहत मिलती। इन्होंने कहा भी कि अगर हम आयात नहीं करते, अगर हमारे पास ही सारे सामान रहते तो हम कुछ राहत दे पाते। अरे भाई, हम 100% लोगों को राहत देने की बात करते हैं। मेरा सवाल तो जब 80% बाहर से आता है, चप्पल साहब, 80% जब बाहर से आता है, तो अभी आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति सुधर जाए इसकी अपेक्षा करें। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा संयम रखें। हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे संवाद को समझती है। आपको मैं बता दूं, जनता हमारे संवाद को समझती है, जनता हमारे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखती है और जनता जानती है कि यह सरकार उनके साथ खड़ी है। जब स्थिति सुधर जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। मुझे लगता है तब तक संयम की जरूरत है। सप्पल साहब, थोड़ा सा संयम, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति सुधरेगी, अपने आप
स्थितियां काबू में हो जाएंगी? देखिए, थोड़ा सा संयम की मेरी बात करिए। बेसिक बात का नहीं, मेरी बेसिक बात का जवाब नहीं दिया कि आपने भारत के क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन 1/3 क्यों कम कर दिया? बाकी सब ठीक है, आप ओएनजीसी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बाकी सब ठीक है, इस पे बोलिए ना। जनता के साथ संवाद है, मोदी जी का संवाद है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। और वो तो संवाद नफरत पे टिका हुआ है, वो भी हम जानते हैं। इसको तो हम स्वीकार करते हैं कि आपका संवाद सफल हुआ है। सवाल ये है कि जिस जनता ने आपका संवाद को मानते हुए वोट दिया है, अगर हम आयात कर रहे हैं तो इसमें असुविधा क्या है? अब मुझे इस पे कुछ नहीं कहना। मुझे आयात कर रहे हैं, इसमें असुविधा क्यों है सफल साहब? इट्स अ ग्लोबल कम्युनिटी। दूसरे मुझे देश कुछ नहीं कहना है। अगर हमसे सामान लेते हैं, हम दूसरे देशों से सामान लेते हैं, इतना मासूम सवाल पे, वस्तुओं का इतने मासूम सवाल पे मैं कुछ नहीं अच्छा बोलूंगा। माहौल बना हुआ है। फिर आप इस बात को लेके लगातार विलाप मत कीजिए कि हमें बाहर से तेल मंगाना पड़ता है। ठीक है, मैं बताता हूं क्या असुविधा है। मुझे माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। अपराजिता सारंगी जी, सप्पल साहब, जिंदल साहब, रेणु जी, आप सब देश के सवाल में आई और कोशिश की हमने समझने की कि आखिर राजनीति क्यों हो रही है। इसमें से जो टेक अवे निकला वो निकला कि जो इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं, यूक्रेन, रूस, सऊदी, इस कारण थोड़ा इन्फ्लेशन है। लोगों ने यह भी कहा, बीजेपी से अपराजिता सारंगी जी ने इस बात को माना कि बेरोजगारी और ये इश्यूज बड़े हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस विपक्ष को रखना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए।